पीएम मोदी ने गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पर एक लेख लिखा है। ये ब्लॉग पोस्ट सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर है। पीएम ने लिखा कि सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ मंदिर जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और प्रार्थनाओं का केंद्र था, विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस मंदिर पर बड़ा आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। फिर भी 1000 साल बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है। पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ में साल भर कार्यक्रम चलेंगे, कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। डॉक्टर रवि भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इतिहासकार हैं और इसको बेहतर से समझाएंगे कि जो 1000 साल पहले जो घटना घटी थी, जो हमला हुआ था, आज के टाइम पर उसे किस संदर्भ में देखते हैं। डॉक्टर रवि भट्ट जी, आपका बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। डॉक्टर रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। डॉक्टर रवि, क्योंकि 1000 साल पहले पहला आक्रमण हुआ था सोमनाथ में, कई बार टूटा, कई बार बना, लेकिन जो 1000 साल पहले पहली घटना घटी थी, पहला हमला हुआ था, आज के समय पर भी उसे याद किया जाता है। आज के टाइम में इसे किस संदर्भ में देखा जाए? 1026 में महमूद गजनी द्वारा किया गया आक्रमण ये पूरे विश्व के इतिहास में अपनी तरफ का एक क्रूरतम आक्रमण था। विशेषकर जहां पर धार्मिक भावनाओं को हताहत करने का, उनको ठेस पहुंचाने का उद्देश्य था, वहां पर उसके साथ ही चूंकि उस मंदिर में बहुत ज्यादा पैसा था और उस पैसे को लूटने का लालच था। अब यहाँ पर मैं एक बात विशेष तौर से सबको बताना चाहूंगा कि महमूद गजनी का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य जो था, वो था उस जो मंदिर के अंदर जो संपत्ति थी, अकूत संपत्ति थी, उसको और लूटना था। उस शहर के अंदर उसको लूटना था। लेकिन अपने को लुटेरा कोई भी शासक नहीं साबित प्रमाणित करना चाहता है, तो उसने धर्म का जो था वो सहारा लिया और ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करी कि मैं इस्लाम धर्म के अनुसार से मूर्तियों को तोड़ने वाला हूँ, मैं इस्लाम धर्म की सेवा कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म में मूर्ति भंजक बन के। और इसने किया तो उसका असली उद्देश्य तो पैसा लूटना था और वो लूटा उसने। वहां से लूटने के बाद करीब 2 करोड़ का सोना और तमाम संपत्ति वो यहाँ से लूट के लेके गया था। इसके बाद में इसने उतना ही नहीं करा, इसने अपने आप को ये प्रमाणित करने के लिए कि मैं इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से तमाम मंदिर की वस्तुओं को भी ले गया था अफगानिस्तान, और जिनको कि उसने बहुत ही अपमानित उन संपत्तियों को, जो कि धार्मिक संपत्तियां थी मंदिर की, और उनको बहुत ही अपमानित ढंग से वहां पर रखा अफगानिस्तान में। ठीक है डॉक्टर रवि, क्योंकि आज के टाइम पे, क्योंकि हम 1000 साल हो गए हैं, याद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोस्ट किया और ये भी कहा कि 1 साल कार्यक्रम चलेंगे, तो कई जो लोग हैं इसे राजनीतिक दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो क्या इस तरीके से देखना सही है? देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, कि धर्म, रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद में पूरी दुनिया में जितने भी मानव हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है धर्म। और उस धर्म को आप भाई जो नास्तिक धर्म को नहीं मानते वो अलग बात है, पर चूंकि दुनिया के अंदर जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर द थीस्ट, एथिस्ट आर वेरी फ्यू, परसेंटेज वाइज वी टॉक, इट कैन नॉट बी इवन 2 to 3%। तो ये जो मतलब अगर हम 95% ऊपर मानने लोग जो होते हैं नास्तिक होते हैं, इसके मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है, पानी में डूब रहा आदमी बचने की कोशिश करेगा, ठीक है, भूख से मर रहा तो कुछ चोरी कर लेगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में लोगों के लिए होती धर्म।
और वो धर्म को आप कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते जी। इसको करने की काफी कोशिश करी गई, काफी बात करी गई कि अलग होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में कभी भी नहीं कर पाए। आप क्रिश्चियन लोगों को भी देख लीजिए, आप यहूदी लोगों को देख लीजिए, वो कितना दे आर ऑफली controlled by the religious authorities all over the world, whether it's the Jews हैं, Christians हैं, जैन्स हैं, बुद्ध हैं, कोई भी। तो यहाँ पर भी वही है। तो अगर वो हमारे मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो अगर उसके बारे में प्रधानमंत्री उसको महत्व देके उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वो एड्रेस कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज को जो मानो जो जनता के लिए है। तो यानी कि आज के समय पर डॉक्टर रवि, यानी कि आज के समय पर इस पर बात करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर इतिहास के लिहाज से देखें तो। हाँ, इतिहास के लिहाज से देखा जाए तो आप ये देखिए ना कि ये जो आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण का नतीजा ये निकला, ये चाहे 1026 में हुआ, उसके बाद 1299 के अंदर हुआ, खिलजी ने करा। हाँ। उसके बाद में दोबारा 1395 के अंदर हुआ, उसके जफर बेग ने करा था। उसके बाद में इसको 1451 के अंदर इसको महमूद खेड़ा ने किया था, इसको किया। उसके बाद इसको ये इतनी बार जब ये तोड़ा गया है, तो जो हिंदू थे उनकी धार्मिक आस्थाओं को लगातार तोड़ने का प्रयास इसलिए कराएगा क्योंकि जितना किसी की धार्मिक आस्थाओं को आप तोड़ेंगे उतना ही वो डिमोलाइज होगा, और वो कोई भी जो कौम है, कोई भी वो वर्ग है, वो उतनी जल्दी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं जब किसी का। अच्छा डॉक्टर रवि, क्योंकि आपने ये कहा कि बहुत बार तोड़ा गया और बहुत बार पुनः निर्माण हुआ है, क्योंकि सिर्फ सोमनाथ पर नहीं, औरंगजेब ने 1706 में तोड़ा था अपनी मृत्यु के 1 साल पहले। जी, क्योंकि सिर्फ सोमनाथ पे नहीं, धार्मिक आस्था की बात की जाए तो इससे कई और भी ऐसे इतिहास के मंदिर हैं जो कि जिन पर हमला हुआ है, लेकिन सोमनाथ की खासियत ये रही है कि हमला हुआ और पूरी शान के साथ अभी भी ये मंदिर जस के तस खड़ा हुआ है। अगर काल की बात करें, हम पिछले सालों की बात करें, तो कितनी बार हमला हुआ और कितनी बार इसका पुनः निर्माण हुआ, और इस तरीके से सोमनाथ की शान आज दिखाई देती है कितनी बार तोड़ने के बाद भी। देखिए यहाँ पर आपने जो एक सेंटेंस यूज किया है, इतनी बार तोड़ा गया लेकिन आज भी शान से खड़ा है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं जी कि ये जो आपको 1951 में जी जब सरदार पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, वो प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे, तो उस समय जो भी खंडहर थे सबको समतल कर दिया गया था और उसके बाद में नया मंदिर बनाया गया था। ये तो ये आप उसी मंदिर को आप खड़ा होने की बात मत करिए। मंदिर, हाँ कहिए उसी स्थान पे मंदिर रहा, इस बात को आप कहिए उसी स्थान पे मंदिर रहा, कि जहां पर कि आपको सोमनाथ मंदिर शुरू में सबसे पहले बना था, किसने बनाया था ये कोई नहीं जानता है, ये तो पौराणिक चीज है, क्योंकि महाभारत के अंदर इसका जिक्र आता है और इसका कुछ पुराणों में भी इसका जिक्र आता है कि कैसे सोम जो थे, सोम मतलब चंद्रमा, उनको दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी कर दी थी, फिर एक को ज्यादा प्यार करते तो नाराज हो गए तो उन्होंने शाप दे दिया था। ये पौराणिक चीज है, इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज द मैथोलॉजी, और उसके बाद ये बना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जो इम्पोर्टेंट बात मेरे ख्याल से आप कह सकती हैं कि जितनी बार भी तोड़ा गया, तो यहाँ के जो राजा थे, परमार राजा थे, चालुक्य राजा थे जी, इन लोगों ने, और अहल्याबाई थी, इन्होंने इसको बराबर कहना चाहिए उसको बनाते रहे इसको बार बार करके। नागभट्ट खानदान के लोग थे, रूलर्स थे, उन्होंने भी इसको बनवाया। ठीक है डॉक्टर रवि, क्योंकि तथ्यों को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मुगलों के आक्रमण रहे हैं, मुगलों की ओर से हमला किया गया है, आगे भी हमला किया गया, लेकिन तथ्यों को लेकर अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि क्या सबूत है, क्या तथ्य हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सही है या गलत है, इन पर बहुत चर्चा होती है। देखिए इसमें एक बात आपको बड़ी मजेदार पता है, इसमें कोई चर्चा होने का कोई देयर इज नो रूम फॉर यू नो द डिस्कशन। द रीजन बीइंग, जो एक बहुत ही फारसी का बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, उसका नाम है अल बिरनी, ठीक है, वो मोहम्मद गजनी की सेना के साथ आया था, मोहम्मद गजनी की सेना के साथ आया था, और वो वैसे भी आपको रफली 1015 से लेकर 30 तक इस महमूद गजनी के साथ था।
तो वो भी आया, तो उसने भी इस बात को लिखा है, बल्कि उसने तो थोड़ा निगेटिव भी लिखा मोहम्मद गजनी के बारे में, ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसको ये बात पसंद बहुत, उसने बहुत ही, जैसे जनरली हिस्टोरियन जो होते हैं ना, वो भी स्पेशली द कोर्ट हिस्टोरियंस, जैसे फैजी वगैरह अकबर के हिस्टोरियन थे, इन लोगों की आदत है कि मतलब अपने जिन मालिक के दरबार में काम करते हैं उनकी तारीफ करना। अल बर्नी ने इनडायरेक्टली इसकी निंदा भी करी है, और उसने इस बात को लिखा है कैसे इसको लूटा गया। उसने कहा यहाँ के विद्वान जितने थे इस एरिया के, वो इससे इतने ज्यादा हतोत्साहित हो गए, मतलब हिंदुस्तान के उस भाग में रहने वाले जो हिंदू विद्वान थे वो पलायन कर गए थे यहाँ से मोहम्मद गजनी की वजह से। जी जी रवि भट्ट जी, क्योंकि बात की जाती है कि इसका उल्लेख है, लेकिन अगर हम मुगल की बात करें, मुगल दस्तावेजों की बात करें, क्या इसमें इसका उल्लेख है? कि आप पहली बात तो ये समझ लिये, मुगल और मोहम्मद गजनी को एक साथ मत जोड़िए आप जी, पहली बात। दूसरी बात जो है, एक जगह उल्लेख नहीं, 20 जगह उल्लेख इसका है। इसको तमाम, इवन रोमेला थापर जो है आपकी, इन्होंने भी इसका जिक्र करा है। उन्होंने कहा इसमें 50,000 आदमी मारे गए थे इसके अंदर। तो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन से लेके मुगल पीरियड के हिस्टोरियन तक, और जो मोहम्मद गजनी के साथ अल बर्नी आया था, इन सब ने इसको बहुत डिटेल्स में इसके बारे में लिखा, बिकॉज ये कोई इनसिग्निफिकेंट इवेंट नहीं थी, ये कोई इनसिग्निफिकेंट, कोई अमहत्वपूर्ण घटना नहीं थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो सारी इतिहासकारों ने करीब करीब इसके बारे में, समकालीन इतिहासकारों से लेके उसके बाद के इतिहासकारों ने इसके बारे में बहुत पूर्ण विवरण लिखा इसके बारे में। क्योंकि आज भी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं रवि भट्ट जी, क्योंकि उनको पढ़ के लगता है कि पिछले शासनकाल में या फिर पिछले सालों में, 1000 साल पहले की क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर एक अलग ही भावना उठती है। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, इसे एक ऐतिहासिक तौर पर देखना चाहिए या फिर आज भी भावनात्मक तौर पर देखना चाहिए? देखिए, आप इन दोनों चीजों को अलग कैसे कर सकती हैं? इतिहास आदमी की, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये वैसे तो थोड़ा दुर्भाग्य की बात है, पर जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो व्यक्तिगत जीवन मूल्य होते हैं, है ना, उन पे उसका असर पड़ता है, हमेशा पड़ता है। यही रीजन, अगर कोई ब्रिटिश आदमी ब्रिटिश इराकी पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि कहना चाहिए हिंदुस्तानी बहुत गलत थे और हम लोगों ने जाके उनको सभ्य बनाया, ठीक है। अगर कोई, हम लोग जब ब्रिटिश इराकी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। 1857 जो हुआ था, आपको 1857 के को हम अंग्रेज लोग कहते हैं सिपाही म्यूटनी, ठीक है, और हम लोग कहते हैं, हिंदू राइटर जितने कहते हैं, स्पेशली आपको वीर सावरकर ने पहली बार सेंटेंस को यूज किया था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को उसकी संज्ञा दी। एज ए हिस्टोरियन हमसे पूछिएगा, मैं ये दोनों बात नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा इट वाज द अपराइजिंग ऑफ 1857, यानी 1857 की अपराइजिंग थी ये, ठीक है। तो आपने जब कहा ना, जब इतिहास पढ़ते हैं और लिखते हैं, इन दोनों में ही वो भावनात्मक असर हमेशा होता ही है। इसीलिए जब कभी आप किसी इतिहासकार को पढ़िए, चाहे वो आज का इतिहासकार हो और चाहे वो आपका पुराना इतिहासकार हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि वो 100% निष्पक्ष नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसके जीवन मूल्यों का असर उसके राइटिंग में तो होता ही होता है। जैसे अगर आपसे भी कहा जाए कोई इतिहास आप लिखिए किसी आदमी के चोर का, तो आप चोर को निगेटिव ढंग से लिखेंगी आप, क्योंकि ये आपका जीवन मूल्य है कि चोर गलत होता है, डकैत गलत होता है। पर वो डकैत कौन था? वो डकैत ने वो अपनी मजबूरी में अपनी माँ के इलाज के लिए चोरी करने गया था, ये आप उस पर ध्यान बाद में जाएगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो आदमी व्यक्तिगत जीवन मूल्यों का असर इतिहास लेखक और इतिहास का पढ़ने वाले दोनों पे पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर रवि भट्ट जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1000 साल पूरे हो गए हैं सोमनाथ मंदिर पर जब पहला हमला हुआ था, और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पोस्ट किया, और पूरे 1 साल कार्यक्रम जो रखे जा रखे हैं, देखना होगा कि किस तरीके से इसकी छवि नजर आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि इतिहास में किस तरीके से और कैसे हुआ था और कितनी बार इसका पुनः निर्माण हुआ है।